नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिएगा आपको हिस्ट्री सेशन के अंतर्गत जो टॉपिक 14 नंबर जो दिया गया है वो आपको देखिए राष्ट्रीय आंदोलन 1885 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक का पढ़ना है, ठीक है। तो इस कड़ी में देखिए आज हम इसका पार्ट 2 लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले पार्ट 1 को हमने यहाँ पे इसका थ्योरी क्लास को दे दिया है। आज पार्ट 2 है जिसमें शेष बचे हुए थ्योरी क्लास आप इसमें समाप्त करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन से आपको जो एग्जाम में प्रश्न लगभग कम से कम 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। कम से कम 5 प्रश्न राष्ट्रीय आंदोलन से होते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा पार्ट है। तो आपको JCERT जैक की किताब से जितना भी बन सका है उतना हमने प्रश्न निकाला है, केवल उससे बाहर का कोई भी प्रश्न नहीं निकाले हैं, ठीक है। नहीं तो प्रश्न की संख्या असीमित हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है, जिसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपको उतना ही प्रश्न इसमें बनाया गया जो आपको JCERT जैक की किताब से निकला है, ठीक है। JCERT जैक का किताब आप देखना चाहते हैं तो एक क्लास 8 का एक्सरसाइज 10 में आप जा करके देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण आज हम लोग इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, जो आपका स्टार्ट होगा 1919 से लेकर के 1947 ईस्वी तक को पूरे हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये तीसरा चरण चलेगा, जो कि आपका पार्ट 2 में होगा, और यह 1919 से 1947 ईस्वी को कहा जाता है, और इसी को गांधी युग भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसमें गांधी जी के सारे जो पर्सन है, सारे जो विद्रोह हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपका इस PDF से रहेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला हम लोग देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहला चीज़ हम चलेंगे रॉलेट एक्ट, जो कि 8 मार्च 1919 से संबंधित है। तो रॉलेट एक्ट सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1919 से लेकर के इस PDF में कहाँ तक पढ़ेंगे 1947 ईस्वी तक का पूरी घटना को जो JCERT किताब दी गई पूरे को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए यहाँ से जुड़े हुए रहिएगा आप सभी को, ठीक है। देखिए रॉलेट एक्ट को क्या क्या कहा जाता है। रॉलेट एक्ट जिसको काला कानून भी कहा गया है, ठीक है। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था, प्रश्न पूछ सकता है। तो यह 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया था, ठीक है। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था, और इसमें क्या था कि इसमें किसी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में डाला जा सकता था, इसलिए इसी को काला कानून भी कहा गया, इसीलिए इसको काला कानून भी कहा गया, ठीक है। यानी बिना अदालत बिना मुकदमा चलाए उसको सीधा जेल में डाला जा सकता है, इसमें ये बातें कहने को आ रही थी, ठीक है। इसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस त्याग कर दिया था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि वापस की थी, तो याद रखिएगा नाइटहुड की उपाधि। ये भी पूछा जाता है किस एक्ट के खिलाफ में, तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट जो देखेंगे हम 1919 ईस्वी का ही यहाँ पर जिक्र करेंगे, वो है देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड से एक प्रश्न रहता है, आप सभी को देख लीजिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत में पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। भारत में कहाँ, तो पंजाब प्रांत के अमृतसर में हुआ था।
स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग है, वहाँ पर 13 अप्रैल 1919 जो कि बैसाख पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था ये बताइएगा। तो इसमें दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी कर लिया गया था। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए सभी लोग जालियांवाला बाग में जमा हुए थे, पहुंचे हुए थे। ठीक है, इस सभा पर बिना कुछ कहे पूछे क्या हुआ था, तो जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने बिना चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी थी, गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। ठीक है, तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश कौन दिया था, तो यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था, जनरल डायर पूछता है, याद रखिएगा जनरल डायर है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। उन्हें यह उपाधि ब्रिटिश प्रशासन ने 1915 ईस्वी में दी थी। ठीक है, जालियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, तो यहाँ भी नाइटहुड की उपाधि जो थी वो वापस कर लिया था। ठीक है, वापस दे दिया था। इस समय कौन था भारत का गवर्नर जनरल, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। याद रखिए, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, चलिए 1919 से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आता है देखिए खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी। ठीक है, खिलाफत आंदोलन जो कि 1920 ईस्वी है। ठीक है, इस आंदोलन में भाग लेना महात्मा गांधी द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के एक अच्छा अवसर था। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था, तो महात्मा गांधी द्वारा भाग लिया गया था और इसमें क्या हुआ था, तो हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का एक अच्छा अवसर मिला था। ठीक है, चलिए अगला जो यहाँ पर घटना है असहयोग आंदोलन है, जो कि 1920 से लेकर 22 तक चलता है। असहयोग आंदोलन 1920 से स्टार्ट है, यानी 1920 इसका नाम लिया जाता है। ठीक है, चलिए इस आंदोलन में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन में हम लोग देखेंगे तो यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन कौन था। ठीक है, आप बता दीजिएगा उसको। इसका मुख्य उद्देश्य अहिंसक तरीके से ब्रिटिश स्वराज की प्राप्ति करना, विरोध करना इसका मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है असहयोग आंदोलन हुआ क्या था, क्यों हुआ था, इसका कारण जान लेते हैं हम लोग। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में, ब्रिटिश सरकार का काला कानून, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और खिलाफत आंदोलन, इन तीनों के विरोध में जो है आपको यहाँ पर जो है असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी की तरफ से चलाया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या कार्यक्रम हुआ उसको भी हम लोग देखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या कार्यक्रम हुआ, तो पहला हुआ बहिष्कार किया गया। किसका बहिष्कार किया गया, तो सरकारी स्कूल कॉलेज और ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार किया गया। ठीक है, स्वदेशी को बढ़ावा देना, विदेशी सामानों के बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं और खादी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान पर भीड़ और थाने के पुलिसकर्मियों के मध्य हुए संघर्ष के बाद हिंसक भीड़ ने एक पुलिस चौकी पर आग लिया दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। ठीक है, तो यहाँ 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। ये भी प्रश्न पूछ देता है कि चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ, तो 5 फरवरी 1922 को ईस्वी को हुआ और कहाँ पर हुआ, तो ये आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन को आधिकारिक तौर पर 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था चौरी चौरी घटना के कारण। ठीक है, असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया गया, तो 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। क्यों वापस ले लिया गया, तो चौरा चौरी घटना के कारण वापस लिया गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। यानी असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कोई पूछता है तो 1920 का श्रेय जाता है। ठीक है, और बाद में पूछता है तो 1922 का श्रेय जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर राजद्रोह के आधार पर मुकदमा चलाया गया, 6 वर्ष की सजा दे दी गई। ठीक है, इसके बाद असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन के बाद आंदोलन को 1924 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, महात्मा गांधी को कैसर या हिंद, महात्मा गांधी को एक उपाधि दी गई थी कैसर या हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में दी। यह उपाधि महात्मा गांधी के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनकी सेवाओं के लिए दी गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी को कैसर और हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत डांडी मार्च से हुई थी।
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? दांडी मार्च हुई थी। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च, नमक सत्याग्रह या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दांडी मार्च को क्या क्या नाम से जाना जाता है? नमक मार्च, नमक सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में किया गया यह एक अहिंसक आंदोलन था। मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में किया गया एक अहिंसक आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन ही था। ठीक है। इस आंदोलन को 12 मार्च 1930 ईस्वी से लेकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ चलाया गया था। ठीक है। कितना से? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया था। याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक इसको चलाया गया था। ठीक है। गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी तक 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा की थी, जिस यात्रा का उद्देश्य था गांधी और उनके समर्थकों के द्वारा समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति का उल्लंघन किया गया था। ठीक है। यहाँ पर नमक पर कैर लगाए गए थे, उसको हटाने के लिए यहाँ पर ये चीज़ें की गई थी। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। अब देखिएगा यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से निराशा प्राप्त होने के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किया। हालांकि कांग्रेस ने वर्ष 1934 ईस्वी में इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे गोलमेज सम्मेलन। क्या देखेंगे? गोलमेज सम्मेलन के बारे में देख लीजिएगा। गोलमेज सम्मेलन से प्रश्न रहता है, इसलिए गोलमेज सम्मेलन को देख लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको जो घटना पढ़ना है वो आपको कहाँ से अभी हम दिखा रहे थे, 1919 से 1947 ईस्वी को हम लोग लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं इस पार्ट में। ठीक है। तो आप गोलमेज सम्मेलन को देखेंगे तो गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ? तो देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ 1930 ईस्वी में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब देखिएगा सबसे मुख्य बात आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। यह इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था और यह इंग्लैंड में हुआ था। याद रखिएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। ठीक है। याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। गोलमेज सम्मेलन का डेट कब से स्टार्ट है? तो पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 है। ठीक है। इतना याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं पूना पैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है पूना पैक्ट। इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। ये 1932 ईस्वी से जुड़ा हुआ है। इससे पूना समझौता भी कहा जाता है। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। ठीक है। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था बताइएगा? पूना समझौता जो हुआ था वो आपको महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। प्रश्न यहीं से पूछ लेता है। ठीक है। चलिए, इस समझौता में मुख्य रूप से दलित वर्ग, शोषित वर्ग के लिए था। यह समझौता मुख्य रूप से किसका था? दलित वर्ग और शोषित वर्ग के लिए किया गया था। अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसके तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। ठीक है। चलिए अब देखिएगा 1935 ईस्वी, 1932 से आगे बढ़ते हैं। अब 1935 ईस्वी का अधिनियम क्या था? यह अधिनियम इसको देख लीजिएगा। इस अधिनियम में क्या था कि प्रांतों से दैध शासन को हटा दिया गया था और यह जो दैध शासन है वो कहाँ पर स्थापित कर दिया था? अब केंद्र में स्थापित किया गया था। इस अधिनियम से लगभग 70% उपबंध भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन में 1939 ईस्वी का महत्व। जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें 1939 ईस्वी का क्या महत्व देख लीजिएगा कि 1939 में क्या हुआ था। ठीक है। चलिए 1939 की घटना को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। पहला चीज़ है सितंबर 1939 की पहली घटना है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। दूसरा क्या है? कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा। इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा एक तरफा निर्णय लेने के विरोध में अक्टूबर नवंबर 1939 ईस्वी में 8 प्रांतों की कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। 1939 ईस्वी में एक और घटना घटी कि कांग्रेस मंत्रिमंडल का संपूर्ण रूप से इस्तीफा दिया गया था। ठीक है। अगला
मुस्लिम लीग ने कांग्रेस सरकारों के इस्तीफे की खुशी से 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में बनाया था। मुस्लिम लीग यहाँ जब कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दी थी तो मुस्लिम लीग क्या किया था, खुशी मनाया था और 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है। हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 3 मई 1939 ईस्वी को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई? 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ठीक है। चलिए अब हम लोग 1939 के बाद आते हैं 1940 की घटना। 1940 में क्या क्या हुआ था? ठीक है। 1940 की घटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तृतीय सत्याग्रही महात्मा गांधी थे। याद रखिएगा कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तृतीय सत्याग्रही कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 1942 ईस्वी की घटना। 1942 ईस्वी की कौन कौन सी घटना प्रमुख है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं? ठीक है। तो 1942 ईस्वी, जिसको हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, 1942 ईस्वी है। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आखिरी सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। 14 जुलाई 1992 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टिंक मैदान में हुई और भारत छोड़ो आंदोलन को मंजूरी मिल गया था। ठीक है। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन को मंजूरी मिला था मुंबई के ग्वालियर टिंक मैदान में। ठीक है। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होगा इस आंदोलन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग अगस्त क्रांति कहते हैं। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा दिया गया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही सभी बड़े नेता गिरफ्तार किए गए थे और गांधी जी को पुणे के आगा का पैलेस में रखा गया था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कैद किया गया और कहाँ रखा गया? तो गांधी जी को पुणे के आगा का पैलेस में रखा गया था। ठीक है। चलिए अब बारी आती है स्वतंत्रता और विभाजन की बारी। 1946 1947 यहाँ से हम लोग जुड़ेंगे। ठीक है। देखिए क्या हुआ। 1946 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग की सफलता मिलने के बाद पाकिस्तान की मांग चलती रही। ठीक है। यहाँ पर जो प्रांतीय चुनाव हुए उसमें मुसलमान आरक्षित सीटों पर लीग की स्थापना मिली, उसके बाद पाकिस्तान की मांग चलती रही। ठीक है। 15 फरवरी 1946 ईस्वी को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन पाकिस्तान की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए सही राजनीतिक बंदोबस्त के लिए भारत भेजा गया। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन भारत कब भेजा गया? 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारत भेजा गया। और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया था। ठीक है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री शामिल थे। याद रखिए कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य शामिल थे और तीनों क्या थे? ब्रिटिश थे। ठीक है। तीनों ब्रिटिश थे। याद रखिएगा कैबिनेट मिशन में पहला थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो मिशन के अध्यक्ष थे, सर स्टोफोर्ड क्रिप्स जो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, एवी एलेक्जेंडर जो नौसेना के प्रथम लॉर्ड थे। ठीक है। ये सभी जो थे कैबिनेट मिशन में शामिल थे। अब देखिएगा यहाँ पे आते हैं हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का। ये 1947 से हम लोग चलते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 ईस्वी में वायसराय बनकर भारत आ गए और उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं में इस मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने भारत के विभाजन और भारत के साथ पाकिस्तान नामक नए राज्य की स्थापना की बात कही, लेकिन राष्ट्रवादियों ने मजबूर होकर भारत का विभाजन तो स्वीकार किया पर उन्होंने 2 राष्ट्र के सिद्धांत को नहीं माना। ठीक है। तो इसमें हुआ क्या सो देखिएगा आप लोग। इसमें माउंटबेटन इस समस्या को सुलझाना चाहते थे, इसलिए माउंटबेटन इस समस्या को सुलझाने के लिए लंदन गए और भारत आने पर एक योजना प्रस्तुत की जिसको लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहा गया। ठीक है। जिसको लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहा गया। ठीक है। इस योजना के तहत क्या हुआ? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया। भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 ईस्वी को अस्तित्व में आया। इस तरह से भारत का विभाजन हो गया। ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सा देखेंगे माउंटबेटन योजना क्या था, इसको हम लोग देख लेंगे, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। इस योजना को 3 जून की योजना के रूप में जाना जाता है। यह योजना भारत का स्वतंत्रता और विभाजन का अंतिम खाका था। इसकी घोषणा भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 3 जून
1947 ईस्वी को की गई थी, इसलिए इसको 3 जून की योजना भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी को अब देखिएगा यहाँ पर कुछ हम लोग जो है मुख्य तथ्य देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन से। यहाँ पर मेन तथ्य जो था यहाँ तक आपका समाप्त हो गया है, लेकिन अब यहाँ जो पूरे टॉपिक पढ़े उसका हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है उसको लिख लेंगे और आपको बताते चलेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन बहुत बड़ा पार्ट है, इसके बाद अब इसका पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 में आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी को उपाधि दी थी। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर 4 जून 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया। प्रश्न पूछ देता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। महात्मा गांधी को यहाँ पर महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी को उपाधि दी थी, महात्मा को उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू कहकर पुकारा। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू किसने कहा? तो राजकुमार शुक्ल ने कहा। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। याद रखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, अब देखिए महात्मा गांधी के द्वारा कुछ आंदोलन किया गया है, उसको भी याद रख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न एक आता है। तो महात्मा गांधी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन किए गए हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, जिसमें पहला आंदोलन का नाम आता है चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 ईस्वी से जुड़ा हुआ है। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 ईस्वी से जुड़ा हुआ है। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया यह पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ हुआ था। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह जो है भारत में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन। पूछता है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन है? तो आप याद रखिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में हुआ। ठीक है, चलिए अगला है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 है इसका सेशन। गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल बर्बाद होने के बाद भी सरकार द्वारा लगान वसूली के विरोध में गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया था, जिसको लोग खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रमुख राजनीतिक और धार्मिक विरोध का ये प्रदर्शन है, जिसमें आता है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 ईस्वी में हुआ, समाप्त 1922 में हुआ। ठीक है, यह महात्मा गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन था, जिसमें सरकारी नौकरी, स्कूलों और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया और चौरा चोरी कांड के बाद इससे वापस ले लिया गया। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन वापस कब हुआ? तो चौरा चोरी हत्याकांड के बाद हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए यह अंतिम बड़ा आंदोलन था, जिसे गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी की 100 जयंती की 150वीं वर्षगांठ कब मनाया गया? तो 2 अक्टूबर 2019 को मनाया गया। याद रखिएगा, कभी कोई प्रश्न पूछ देता है कि महात्मा गांधी की जयंती की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी को मनाई गई थी। ठीक है, यो आयोजन 2 अक्टूबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2020 तक चला था। ठीक है, यह जो आपका आंदोलन था महात्मा गांधी की जयंती के साथ चला था। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर बहुत से कार्यक्रम चलाए गए थे, 1-2 साल पहले से भी चल रहे थे। खुले में शौच मुक्त गाँव को ओडीएफ घोषित करना। ठीक है, भारत सरकार ने गांधी जी के सम्मान 150 रुपये का स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट जारी किया था। भारत सरकार ने गांधी जी के सम्मान में ये काम किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी, उसको भी हम एक नज़र देख लेंगे, हो सके वहाँ से प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो महिलाओं की भूमिका में पहला भूमिका है कि सुचित्रा कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। विजया लक्ष्मी पंडित ने संयुक्त राष्ट्र भारत को नेतृत्व किया था। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देख लीजिएगा। झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का हम लोग जिक्र करेंगे तो रांची में रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व गुलाब तिवारी ने किया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात निकल के आती है, इनका नाम याद रख लीजिएगा। 1920-21 में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी स्वयं झारखंड आए और रांची में भीमराव वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे, उसके सामने विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। ठीक है, चलते चलते महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार आए हुए हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। दूसरा है राजा राम मोहन द्वारा संवाद, कॉमेडी व मीरातुल अखबार जैसे पत्रों का संपादन किया गया, पहला है ये।
भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। बड़ा ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये होम का सेफ्टी बल्ब के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला है कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, उसके एकमात्र अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। 1940 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ है। तिलक द्वारा गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव की शुरुआत की गई है। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और दोबारा एक में मिला लिया गया। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 हुआ, जो गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को देख लिए हैं, समझ लिए हैं। ये आपका राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 2 है। इसके बाद हम नेक्स्ट कल लेकर के आएंगे, जब भी आएंगे आपकी क्लासेस, तो राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 3 होगा। और किताब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, विशेष पढ़ना होगा तो आपको देखिए बता दी है कि क्लास 8 में मिलेगा, एक्सरसाइज में, वहाँ जा कर के आप ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं ज़रूर जुड़ जाइएगा। बाकी जो जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद, जो नहीं जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद। ठीक है।